हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि मैं आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा रही थी, तो आज लास्ट वीडियो है, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे अरविंद घोष यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था दयानंद सरस्वती तक। ठीक है, हाल ही में अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई और ये कहाँ पर मनाई गई? पांडिचेरी में, ऑरोविलो में। ठीक है, श्री अरविंद घोष के बारे में जाने तो 20वीं सदी में बंगाली कवि, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में के गरमपंथी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद श्री अरविंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अधिवेशन के दौरान वह नरमपंथी के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथी समूह में शामिल हो गए। श्री अरविंद घोष ने हिंसा का नहीं बल्कि निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की हिंसा का सहारा लेना गलत नहीं माना था। अरविंद को मई 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया था। साहित्यिक योगदान की बात करें तो 1893 से 94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड सीड्स से प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। अरबिंदो ने मार्च 1906 में बंगाली समाचार पत्र युगांतर में खुले विद्रोह और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार किया था। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल द्वारा स्थापित वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन भी किया था। उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू की थी। इनके नाम थे कर्मयोगी एवं धर्म, जिसमें बंगाली समाचार पत्र था धर्म। और वर्ष 1914 में उन्होंने एक दार्शनिक पत्रिका आर्य का भी प्रकाशन शुरू किया था। कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संकलित अन्य कृतियां जैसे एसेज ऑन गीता एंड जो 1922 में कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, 1942 में द सिंथेसिस ऑफ योग, 1948 में द ह्यूमन साइकिल, 1949 में द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, 1949 और सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, 1950 आदि। आध्यात्मिक योगदान की बात करें तो 1910 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके बाद वे एक आध्यात्मिक सुधारक बन गए थे। उन्होंने इसी अवधि में लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, महाकाव्य, सावित्री आदि जैसी अपनी महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की थी। उन्होंने एकात्मक योग नामक एक योग साधना का विकास किया था। उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की थी। यह बाद में 1926 में मीरा अल्फासा के सहयोग से श्री अरविंद घोष अरविंदो आश्रम पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। मीरा अल्फासा ने तमिलनाडु में अरविलो अर्थात भोर के शहर की स्थापना की थी। एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। अरविंदो का जीवन संबंधी दर्शन की बात करें तो उनके अनुसार आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्राकृतवाद, व्यवहारिकता का संश्लेषण है। उनके अनुसार ज्ञान, भक्ति, कर्म मनुष्य को दिव्य मार्ग पथ पर ले जा सकते हैं। हालांकि एक मजबूत व्यक्तित्व के लिए आध्यात्मिक, रचनात्मक और बौद्धिकता का संश्लेषण आवश्यक है। श्री अरविंदो मानव द्वारा बनाए गए किसी भी तरह के विभाजन में विश्वास नहीं करते थे। यही कारण है उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृति में सामाजिक असमानताओं को एक प्रमुख बाधा माना था। वे श्री रामानुजाचार्य की शिक्षा से प्रभावित थे। उन्होंने बहिष्कृत लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की बात भी की थी। भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो जनजाति गौरव दिवस 2021 में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन जनजाति समुदायों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के सम्मान के लिए किया जाता है। 15 नवंबर तिथि बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है और ये देश के जनजाति समुदाय के भगवान कहे जाते हैं। और पीवीटीजीएस के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत भी की गई। बिरसा मुंडा के बारे में जाने तो 1875 से 1900 के बारे में प्रारंभिक जीवन बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के खूंटी जिले के उलीहातू में मुंडा जनजाति में हुआ था। सामाजिक सुधार, उन्होंने प्रार्थना के महत्व, शराब से दूर रहने, ईश्वर में विश्वास रखने और आचरण संहिता का पालन करने पर जोर दिया था। इन्हीं आदर्शों के आधार पर उन्होंने बिरसाइत मत की शुरुआत की थी। उलगुलान आंदोलन, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनजातियों के शोषण के खिलाफ उलगुलान नामक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में दबाव ब्रिटिश शासन ने 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम ने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्री अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की 150वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हैदराबाद में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ किया गया।
और इनका प्रारंभिक जीवन बात करें 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश की भीमावरम के निकट मोगल्लू गांव में हुआ था और भारत की आज़ादी में योगदान इन्होंने वे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे। वे आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने के और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने से प्रेरित किया गया था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, मद्यपान का त्याग करने के लिए प्रेरित किया था। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 में इन्हें मन्यम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन क्षेत्र। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें मन्यम विरोधु भी कहा जाता है। अगस्त 1922 में अल्लूरू सीताराम राजू ने अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। 1920 के दशक के शुरुआत तक ये संगठित गुरिल्ला संघर्ष के रूप में फैल गया। आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसे दुश्मन से छीनने का रास्ता अपनाया। इसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। इस तरह का पहला हमला विशाखापत्तनम में चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में किया गया था। 7 मई 1924 को श्री अल्लूरी सीताराम राजू शहीद हो गए और रंपा विद्रोह ने उड़ीसा के आदिवासियों को आगे भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। फलतः उन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन करने के साथ साथ लगान न चुकाने को लेकर भी संघर्ष शुरू कर दिया। वे कलकत्ता के गुप्त संगठनों के सदस्य भी रहे, जहां से उन्होंने बम बनाना सीखा था। रंपा विद्रोह के पीछे कारक रंपा और गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी आबादी के अधिकारों को छीनना। 1882 में मद्रास वन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के मुक्त आवागमन तथा लघु वन उपजों के संग्रह को प्रतिबंधित कर दिया गया। कृषि की पारंपरिक पोडू प्रणाली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी कर्तन एवं दहन स्थानांतरण कहा जाता है। आदिवासी का शोषण बेटी श्रमिक, अवैतनिक मजदूर और गोथी श्रमिक, श्रेणी बंधुआ मजदूर और कुल श्रम की प्रणाली, तो ये सब चीजें हैं। और काजी नजरुल इस्लाम, जो लोग न्यूज में है काफी इंपॉर्टेंट पढ़े हो जाते हैं, वो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में पिप्पा नाम से एक फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में काजी नजरुल इस्लाम 1922 की ब्रिटिश विरोधी गीत करार ओई लौहो को पाड़ जेल के लोहे की सलाखों को एक नए रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस नए गीत की लय और धुन बदलाव किया गया और बांग्लादेश में व्यापक स्तर पर आलोचना की जा रही है। काजी नजरुल इस्लाम के बारे में जाने तो 1899 से 1976 के तक थे। ये बचपन और आरंभिक जीवन उनका जन्म पश्चिम बंगाल के गर्दवान जिले कुचुरुलिया गांव में हुआ था। 1917 में वे एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे। नजरुल इस्लाम विद्रोही कोबी के नाम से लोकप्रिय। उन्होंने अपनी कई कृतियों में दास्ता, घृणा और परंपरा के नाम पर लोगों के लिए होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। 2000 से अधिक उन्होंने गीत गाया और नजरुल गीत के नाम से उनका गीत प्रसिद्ध है। प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें 1919 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डेलिकेंट ए सौगात उन्होंने लिखा। 1920 में नजरुल ने सेना की नौकरी छोड़ दी और बंगाली मुस्लिम लिटरेसी सोसाइटी में शामिल हो गए। बंधन हारा बोधन सतइल अरब आदस प्रतर सरब आज उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 1922 में अपनी प्रसिद्ध कविता ओनोंदो मोइर अगोमोन ने लिखी गई। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1 साल की जेल की सजा दी। 1930 में उनकी पुस्तक प्रलय शिखा पर प्रतिबंध लगा दिए गए और राजद्रोह पर आरोप लगाकर उन्हें जेल की सजा दी गई। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम ने अपनी कविताओं, नाटकों के आदि के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। उन्होंने स्वदेशी खिलाफत आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने श्रमिक प्रजा स्वराज दल का गठन किया था। श्रमिक प्रजा स्वराज दल सामाजिक राजनीतिक दल था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर काम करता था। नजरुल ने ब्रिटिश साम्राज्य से राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग नहीं करने के खिलाफत आंदोलन कांग्रेस की आलोचना की थी। हिंदू मुस्लिम एकता 1926 में कलकत्ता हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की अपील की थी। पुरस्कार उपलब्धि की बात करें 1960 में कथाओं के विषयों का चित्रण किया था। इनमें से उनके द्वारा चित्रित कुछ विख्यात उदाहरण हैं। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, नल व दमयंती की कथा, भगवान श्री राम की वरुण देव की विजय आदि। वे सामान्य जन के कलाकार थे। वे अपने चित्रों
की सस्ती प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। वे त्रावणकोर के किलिमानूर महल में 1848 में हुआ था। उन्हें राजा की उपाधि व्यक्तिगत और लॉर्ड कर्जन ने प्रदान की थी। उनकी चित्रकारियों का वर्गीकरण पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट आधारित संकलन, मिथकोवा किंवदंतियों पर आधारित नाट्य संकलन आदि। गुरु रामास्वामी नायडू तथा एक डच चित्रकार थियोडोर जेनसन पुरस्कार कैसरे हिंद स्वर्ण पदक 1904 और केरल सरकार ने उनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत भी की है। सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्ति श्रीमानता शंकर देवा। वे असम के एक वैष्णव संत, विद्वान, नाटककार और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। उनका जन्म 1949 में हुआ था। वैष्णववाद के एक सरल हरिनाम अर्थ का प्रचार किया था। इसमें भगवान कृष्ण को परम शाश्वत और एक माना जाता है। उनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से केशरवादी थी। उनकी रचनाएं हैं कीर्तन, घोष, हरिश्चंद्र। उन्होंने मैसूर शहर में एक वस्त्र उद्योग स्थापित करने में मदद की थी। इस कारण इन्हें अब प्रसिद्ध मैसूरी साड़ी के लिए जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकेश्वरी सहित कई अन्य मंदिरों को जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न कराया था। श्री नारायण गुरु के बारे में जाने तो 1856 से 1928 तक थे। और प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह केरल के एक हिंदू संत और समाज सुधारक थे। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचार प्रचार किया उन्होंने। और उनका पद्मनाभन पल्लू के साथ एक यजुवा समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। उन्होंने विपुरम आंदोलन शुरू किया और सभी जातियों के मंदिर में प्रवेश के समान अधिकार के लिए चलाए गए आरंभिक आंदोलनों में से एक था। त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए बायोकॉम सत्याग्रह 1924-25 को समर्थन दिया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दैवदशकम, अनुकंपादकम, ये है। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जाने तो 1871 से 1950 तक थे। उन बिहार के मुख्यमंत्री 10 नवंबर को पटना में सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जाने तो बंगाल के प्रेसिडेंट के आरा में इनका जन्म हुआ था। बिहार उड़ीसा प्रांत के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बनी ब्रिटिश समिति के सक्रिय सदस्य थे। 1910 और 1930 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। संविधानवादी राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने चाहिए। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी रहे। बाद में राजेंद्र प्रसाद इसका औपचारिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मुख्य पुस्तकें हैं इकबाल, द पोस्ट एंड हिज मैसेज, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया इत्यादि। अगला है स्वामी सजानंद सरस्वती के बारे में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया उन्होंने और प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उन्होंने बिहार में जमींदार द्वारा बर्खास्त भूमि के कब्जादारों को बेदखल करने के खिलाफ बर्खास्त आंदोलन शुरू किया था। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार टेनेंसी एक्ट, बर्खास्त लैंड टैक्स लागू किया। उन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। किसान मजदूर एकता इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मालती मेम के बारे में जाने, जिसे अका मंगरी औरंग बोलते हैं। मालती मेम उर्फ मंगरी औरंग, उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असम की पहली महिला शहीदों में से एक गिना जाता है। वे असम के चाय बागान में अफीम विरोधी अभियान के अग्रणी सदस्यों में से एक थी। 1921 में औपनिवेशिक काल के दौरान विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। रुक्मणी लक्ष्मीपति 1892-1951, तो वे आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक थी। वे महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू से प्रभावित थी। योगदान उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के बेदाराडेम सविनय अवज्ञा यानी नमक सत्याग्रह 1930
के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था। बाद में यह चाह रही का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। अगला है श्री रामालिंगा स्वामीगल। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री रामलिंगा स्वामीगल की 200वीं जयंती अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री रामलिंगा स्वामीगल के बारे में जाने तो वेलालर या रामालिंग अडिगल के नाम से भी जाना जाता है। उन तमिल संतों में संबंधित है जिन्हें ज्ञान सिद्धार कहा जाता है। यहाँ ज्ञान से तात्पर्य उच्चतर बुद्धिमत्ता से है। वेलालर ने शुद्ध सन्मार्ग संगम की अवधारणा के माध्यम से जाति प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया। शुद्ध सन्मार्ग संगम के अनुसार मानव जीवन के सर्वप्रमुख पहलू प्रेम, दान करना, पवित्र कर्मों का संपादन करना और इससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सब है। और अगला न्यूज है तो अवार्ड से, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लिटरेसी फायर 2023। तो वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फस्से को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य रचनाओं के लिए दिया गया। फांसे के नाटकों और साहित्य की उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में पाए थे। यह पुरस्कार उन्हें अत्यंत संवेदनशील, नवीन और सुंदर लेखन के लिए दिया गया। उन्होंने लेखन शैली के उत्कृष्ट कौशल के साथ अपनी काव्य रचनाएं की। सीवी रमन 1930 में दिया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध कार्य करने और रमन प्रकाश की खोज करने, प्रभाव की खोज करने के लिए। हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था, प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उनके कार्य की व्याख्या के लिए। मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार 1979 में दिया गया था, पीड़ित मानव समुदाय की सहायता के लिए। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में तारों की संरचना और विकास हेतु महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए दिया गया था। अमर सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मेमोरियल पुरस्कार 1998 कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया गया था। और वेंकट रमण रामकृष्ण रसायन विज्ञान की नोबेल पुरस्कार 2009 में राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 बच्चों एवं युवाओं के शोषण के खिलाफ सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु संघर्ष के लिए। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 दुनिया भर में गरीबी दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाने के लिए। नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से 5 भारतीय नागरिक हैं जबकि 4 पुरुष मूल के हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करें तो अकादमिक फांसे को यह सम्मान नॉर्वे की नाइनोर्स्क भाषा में लिखी गई कृतियों के लिए दिया गया। इन कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबें, अनुवाद आदि आदि शामिल है। नाइनोर्स्क नॉर्वे के 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। साहित्य में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश करोनर है। इसे व्यापक रूप से दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। 1901 में से लेकर 2023 तक कुल 116 बार साहित्य में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 120 लोगों को इस पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। हाल के वर्षों में पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स और तंजानिया उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह ने जीता। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इसके बारे में जाने तो ये प्रतिवर्ष किसी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए लेखक को दिया जाता है। 22 भाषाओं के इसमें सम्मिलित है और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा भी पुरस्कार के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस पुरस्कार में ताम्रपत्र युक्त मंजूषा 1 साल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। और संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार, अमृत पुरस्कार सम्मानित किया गया। और ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, राजस्थानी को अकादमिक पुरस्कार दिया जाता है। यह सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। निष्पादन कला के कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों, विद्वानों को भी प्रदान किया जाता है। 75 वर्ष से अधिक आयु के उन भारतीय कलाकारों को सम्मानित करना जिन्हें अब तक उनके करियर का कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाला 1 टाइम्स अवार्ड है। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि और ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम प्रदान किया जाता है। पुरस्कार उपराष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के बारे में जाने तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना देश में निष्पादन कला क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई। मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य संगीत और नृत्य नाट्य में व्यक्त करना और विविध सांस्कृतिक विरासत, विशाल अमूर्त विरासत का संरक्षण संवर्धन करना है। प्रमुख पुरस्कार इसमें आते हैं संगीत नाटक अकादमिक फेलोशिप, रत्न सदस्यता, संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार है।
अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं जैसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को पुणे में दिया गया। इस पुरस्कार को 2022 में ईसाई की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रख्यात भारतीय खगोलविदों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप 1929 से 2020 में भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक थे। उन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था। वह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के संस्थापक निदेशक थे। ये स्क्वायर किलोमीटर एरे के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार असम के रहने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में से एक है। 1957 में स्थापित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इनका नाम फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन सामाजिक योगदान और संबंधित गतिविधियों के हर साल एशिया के व्यक्तियों या संगठनों को पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बैरन बोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया है। दोनों इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब जगत के युवाओं एवं आम लोगों को एक साथ लाने में प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में जाने तो 1986 में हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर प्रशस्ति पर 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। यह संपूर्ण विश्व में 6 भारतीय रेस्तरां को अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम को विदेशों में उन रेस्तरां को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया जो भारतीय पाक व्यंजन परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। इस पहल की शुरुआत भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने की। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ICCR के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यह विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों में जुड़े नीति निर्माता में भाग लेती है। अब अगला न्यूज है ट्राइब्स इन न्यूज जो भी है, तो इसमें है कुई भाषा। तो कुई भाषा के बारे में उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। कुई भाषा द्रविड़ भाषा के परिवार संबंधित है और ये कोंद कांद नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति लोगों द्वारा बोली जाती है। इस भाषा में उड़िया लिपि का उपयोग होता है। कोंडी गुस्साई इसकी उपभाषाएं हैं और भारतीय संविधान की अनुसूची इसमें देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी, बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। 1967 में कोकड़ी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। सिंधी को 1967 में जोड़ा गया और कोकड़ी मणिपुरी नेपाली को 1992 में जोड़ा गया और साथ ही 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। नई भाषा वर्तमान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विचार करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं है। हालांकि एक निश्चित मानदंड विकसित करने के लिए सरकार ने पाहवा 1996 और सीताकांत महापात्र समितियों का गठन किया गया था, लेकिन ये समितियां संबंधित मानदंड स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी। किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने वाला लाभ। उक्त भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, साहित्यिक अकादमी से मान्यता मिलती है और राज्य विधानमंडल और संसद में बहस करने के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। RBI द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में से इसमें शामिल किया जाता है। सुर्खियों में रही अन्य जातियों और संबंधित घटनाएं देखेंगे हम। सुर्खियों में रही अन्य जाति संबंधित घटनाएं। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और पद्दारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु लोकसभा में एक विधेयक पास किया गया। कौन सी पहाड़ी और पद्दारी जनजाति? और झारखंड में सरना अनुयायी अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गारो जनजातीय पश्चिम बंगाल कुरुक्षेत्र में जैसे कुछ विहार में। पश्चिम बंगाल में टोटो भाषा यूनेस्को लुप्तप्राय भाषा के लिए टोटो जनजाति। त्रिपुरा जो है कोक बोरोक भाषा के लिए बोरोक जनजाति और म्यांमार भारत बांग्लादेश में जो जनजाति। उड़ीसा में जनजाति खेल महोत्सव और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में परमाकोर बांसुरी के लिए कोया जाति और तमिलनाडु, केरल प्रोजेक्ट टाइगर के लिए मुथुवन जनजाति और कर्नाटक में हक्की पिक्की और तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समक्का सरक्का और छत्तीसगढ़ में सरकारी आत्महत्या की घटना के लिए पहाड़ी कोरवा। और अगला न्यूज है मिसलेनियस। भारत
प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन में प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की है। ये सैन्य ज्ञान से जुड़े प्राचीन ग्रंथों और लेखन को मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए महाभारत, नीतिसार, अर्थशास्त्र, तिरुकुरल आदि। सैन्य शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा यह युद्ध से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान से बेहतर समझ को आगे बढ़ाता है। साथ ही ये समकालीन सैन्य पद्धतियों में इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। ज्ञान में बढ़ोतरी, रणनीतिक योजना, शासन कला और युद्ध कौशल संबंधित प्राचीन विचारों एवं सिद्धांतों पर शोध हेतु भी सुविधा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में जाने तो इस परियोजना की शुरुआत भारतीय थल सेना और एक थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में सहयोग की गई थी। शासन कला और रणनीतिक विचारों को समृद्ध भारतीय विरासत की पुनः खोज करना यह उद्भव या आशय उन्नति से है। सुरक्षा संबंधित मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए समकालीन सैन्य पद्धतियों के साथ प्राचीन ज्ञान को समन्वय करना है और आधुनिक सैन्य चुनौतियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना है। प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली में बौद्ध ग्रंथों, पांडुलिपियों, विचारकों, अन्य सैन्य अभियान तो शासकों द्वारा लिखित पुस्तकों के अध्ययन से आधारित होता है। कौटिल्य यथार्थवाद। कौटिल्य ने 300 ईसा पूर्व मौर्य शासन के दौरान अर्थशास्त्र की रचना की और कौटिल्य ने इस पुस्तक में सुझाव दिया कि रणनीति बनाते समय अपने जमीनी वास्तविकताओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार रणनीति बनाए जाने पर बल देना चाहिए। मंडल सिद्धांत शत्रुओं, मित्रों और मित्र देशों के ज्ञान से संबंधित है। गुप्त सूचना एकत्र करना। कौटिल्य ने गुप्तचरों का इस्तेमाल करने का समर्थन किया। रसद और आपूर्ति श्रृंखला। कामदंग की नीतिसार या गुप्त काल से संबंधित के संस्कृत ग्रंथ या ग्रंथ अर्थशास्त्र की परंपरा का पालन करता है। यह अपेक्षा की रणनीतिक माया रणनीति का फिर से इस्तेमाल करने में पुनर्जीवित किया गया। अगला हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कच्छ में धोर्डो गांव से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में एक रूप में सम्मानित किया है। धोर्डो कच्छ गांव के रण में अवस्थित है। इस गांव में वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव का आयोजन किया जाता है और ये मंडला गांव का चयन किया गया और कर्णावती केन नदी इस गांव से होकर बहती है। इसकी उत्पत्ति 1975 में हुई थी। 2003 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। कौन? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। और इसकी मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। और UNWTO के बारे में जाने तो इस पर्यटन नीति संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही पर्यटन संबंधी तकनीकी ज्ञान के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारण के चालक के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके सदस्य हैं भारत सहित 160 देश हैं। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पहल 2021 शुरू। इसके तहत ग्रामीण पर्यटन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले गांव सम्मानित किए जाते हैं। अगला है इंडेंटर्ड लेबरर्स मतलब गिरमिटिया मजदूर। त्रिनिदाद और टोबैको द्वीप समूह में भारतीय प्रवासियों द्वारा अब रामलीला के प्रदर्शन की परंपरा निभाई जाती है। गौरतलब है कि इस प्रवासी पूर्वजों ने भारत को गिरमिटिया मजदूरों के रूप में इन द्वीपों पर लाया गया था। और 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन कर दिया गया था। इसके कारण अंग्रेजों ने अलग अलग प्रदेशों में अपने बागानों के काम करने के लिए मजदूरों की भर्ती किया था। अक्सर उन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर का उन्मूलन 1916 में मदन मोहन मालवीय ने गिरमिटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक प्रस्ताव में पेश किया था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में स्मर्ट्स गांधी समझौता हुआ था और समझौते के जरिए महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों को आवागमन पर लगाए गए पोल टैक्स पर छूट दिलाकर गिरमिटिया मजदूरों के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है फेस्टिवल सुर्खियों में त्योहार। अम्बुबाची मेला असम का ये मेला 4 दिवसीय वर्षीय मेला होता है। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों का शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसे देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रमुख पीठों में से एक माना जाता है। कटी बहु असम में कटुबहु फसल उत्सव मनाया जाता है। इसे कोंगाली बहु भी कहा जाता है। कटी का अर्थ होता है काटना। यह चावल के पौधों के स्थानांतरण रोपण के समय को दर्शाता है। और पुष्करालू महोत्सव उत्तर प्रदेश में है। तेलुगु भाषी लोगों द्वारा 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव वाराणसी में आयोजित हुआ। और पुष्करालू में 12 पवित्र नदियों की पूजा को कहा गया है, जिनमें से भगवान पुष्कर हर 12 साल में प्रकट होते हैं। हार्नबिल महोत्सव 24वां संस्करण नागालैंड के नागा विरासत गांव किसामा में संपन्न हुआ था। इस वर्ष के संस्करण के संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया भागीदार देश थे तथा असम भागीदार राज्य था। इस महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो खारची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। इसके दौरान लोगों को आग में जलाने वाले नृत्य गाने यहाँ तक कि जूते पहनने की अनुमति नहीं होती है। रजो पर्व ओडिशा यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। यह
वीमनहुड नारीत्व का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह भूदेवी भगवान जगन्नाथ की पत्नी की पूजा पर आधारित है। बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में बन्नी महोत्सव मनाया जाता है। बन्नी महोत्सव में पारंपरिक रूप से प्रतिभागी देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लाठियों से प्रहार करते हैं। यहाँ महोत्सव पर हर साल विजयदशमी की रात्रि को मनाया जाता है। अब सुर्खियों में रहे अलग है, सुर्खियों में रहे स्पोर्ट्स रिलेटेड है। भारत में नेशनल गेम्स इंडिया हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय खेलों में 37वां संस्करण समापन हुआ। ओलंपिक खेलों की तरह ही अनेक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों की टीम स्पोर्ट्स में सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड भी राष्ट्रीय खेलों में भाग लेती है। भारतीय ओलंपिक संघ राष्ट्रीय खेलों के लिए अवधि का निर्धारण करता है और नियम कानून बनाता है। तो राष्ट्रीय खेलों के बारे में जाने, पहले संस्करण का आयोजन हुआ 1924 में। अभियान पंजाब के लाहौर में किया गया था। आजादी के बाद राष्ट्रीय खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी लखनऊ में की गई थी। ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार ब्रिटिश खेलों का आयोजन 1985 दिल्ली में किया गया था। और ये सब उतने नहीं इम्पोर्टेंट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये जो है प्रथम इंडिया पैरा गेम्स है जो कि आयोजन दिल्ली में किया गया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम 12 क्षेत्र वर्टिकल हैं। ग्रामीण जनजाति खेलों को बढ़ावा देना, वार्षिक खेल प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज विकास और राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्य स्तरीय खेल अकादमिक और राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र और स्कूली विद्यार्थियों का शारीरिक फिटनेस, खेल के मैदान में का विकास, प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्तर पर कोचिंग और खेल अवसंरचनाओं का विकास, अपग्रेडेड उपयोग, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन और दिव्यांगजनों के खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, शांति और विकास के लिए खेल और ग्रामीण ये सब है। इसके साथ 7 खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है, जैसे पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलीट, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल और पैरा शूट। और इस KIPG 2023 तालिका में सिर्फ हरियाणा ने प्राप्त किया और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। KIPG खेलो इंडिया गेम में भारत सरकारी खेलो इंडिया पहल के तहत नई खेल स्पर्धा, इस खेलो इंडिया गेम्स में यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शामिल है। इस गेम्स के बारे में इनका आयोजन खेलो इंडिया नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किया जाए। 2018 में कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं और इसका प्रथम संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। डायमंड लीग में मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया और शीर्ष स्तरीय ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धाओं की एक वार्षिक श्रृंखला है ये। और 2010 में पूर्ववर्ती IAF गोल्डन लीग और IAF वर्ल्ड एथलीट फाइनल इवेंट्स की जगह शुरू किया गया था। डायमंड लीग के एक विशेष सत्र में आमतौर पर प्रतिस्पर्धाओं की संख्या 14 होती है। और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये तो पता होगा सबको, और इसमें इसमें शीर्ष 9 टेस्ट शामिल थे, जिनमें से 3 सीरीज घरेलू मैदान, 3 सीरीज विदेशी मैदान पर, यानी कुल 6 सीरीज हुए थे। और WTC फाइनल सीरीज टीम में आयोजित हुई थी। वैसे प्रत्येक टेस्ट सीरीज के समान अंक निर्धारित थे, लेकिन इस बार प्रत्येक मैच के समान अंक तय किए गए थे। जीते गए अंक के आधार पर टीम फाइनल में क्वालिफाई किया गया और टीम ने गए मैच की संख्या में असंतुलन को दूर करने के लिए की गई थी। सुर्खी में सरकारी पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव न्यूज, संशोधित अडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम और अडॉप्टेड हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अडॉप्ट हेरिटेज योजना मूल रूप से 2017 में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय ASI के साथ ही प्रदेश सरकारों के साझा प्रयासों की तरह शुरू की। इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठनों पर व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी, स्मारक सर्व गुणवत्तापूर्ण समावेशी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और अगला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण। यह हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक गांव के अनूठी विशेषताओं की पहचान करने के लिए उनके दस्तावेजीकरण किया गया। और मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वेक्षण के बारे में जाने तो ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को दोहराना है। और इसके मिनिस्ट्री के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत 2017 संस्कृति मंत्रालय ने की थी, बाकी देख सकते हैं। और GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये प्रकार भौगोलिक संकेत है, इसके बारे में सभी जानते होंगे, क्या ही पढ़ाना, 10 वर्ष के लिए होता है। पहला GI टैग दार्जिलिंग को मिला 2004 में। और GI टैग प्राप्त करने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल शामिल है। भारत के सभी राज्य किसी न किसी उत्पाद को GI टैग मिला है। अगला है भारत में कानून विधान, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 है, वस्तु भौगोलिक संकेतक 2002 है। और GI टैग उत्तर प्रदेश में मिला है। जलेसर धातु शिल्प को छठेरा समुदाय द्वारा इनको उत्पाद बनाया जाता है। पारंपरिक इत्र संवाद कन्नौज को। और हाल ही में मिले GI टैग से अमरोहा का ढोलक आम कटहल सागौन की लकड़ी से बनाया गया। और बगपत होम फर्निशिंग और मैनपुरी तारकसी और बारीकी जड़ाई का काम। और कालपी हस्त निर्मित कागज और संबल का हार्नबोन से शिल्प, बाराबंकी हैंडलूम, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प। और करी ईसद आम जो है कि अनूठी सुगंध और अत्यधिक स्वादिष्ट गूदे की मात्रा
संगठित होती है। लंबासिनी कढ़ाई, इसका नाम लंबानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। और राजस्थान के बारे में जाने तो उदयपुर का गुप्तकारी धातु शिल्प है और बीकानेर का सिदारी शिल्प है। जोधपुर का बंदेज शिल्प है और बीकानेर उस्ता कला शिल्प है। और गोवा का जाने तो मनकुराम आम है और गोवा बेबिंक है, एक पारंपरिक इंडो पुर्तगाली मिठाई है। और गोवा का काजू है। और तमिलनाडु के जाने तो मट्टी केला बेबी बनाना है। और ये साबूदाना है कहाँ का, ये कहाँ का, गोवा का ही है। और उसके बाद उडुगुंडू पनांग कुरुपट्टी ताड़ का गुड़ है। और मनुअदरई मृदभांड बैगई नदी के गांव से होकर बहती है। नदी मृदभांड के लिए इस्तेमाल मिट्टी का उत्तम स्रोत है। छत्तीसगढ़ में है नगरी दुबराज चावल, ये छत्तीसगढ़ जीरा फूल चावल से संबंधित है। और असम में जोहा चावल है, ये जोहा चावल न्यूट्रास्यूटिकल गुणों की खोज है। और लिनोलेटिक एसिड ओमेगा 6 और लिनोलेनिक 3 ओमेगा एसिड नाम से संतुलित फैटी एसिड का पता लगाता है। मेघालय में है लांगा डोंग हल्दी, ये करक्यूमिन, एक मिनट, हाँ ये लोग, ये करक्यूमिन उच्च मात्रा में प्रसिद्ध है। और गारो दमकंदा, ये गारो जनजातिदार पहनने वाला एक पारंपरिक पोशाक है। लरनाई मिट्टी के बर्तन या जयंतिया हिल्स में काली मिट्टी में बनाए जाते हैं। और गारो चूबजी यह गारो जनजाति द्वारा पारंपरिक मादक पेय पदार्थ चावल से बनाया जाता है। सी बकथान लद्दाख के बारे में, लद्दाख का चौथा जीआई टैग प्राप्त है। रक्स के कारपो खुबानी पश्मीना साल और लद्दाखी काष्ठ नक्श की है। अरुणाचल प्रदेश का है अरुणाचली याक चूरपी, भगोली के पहला याक दूध उत्पाद है। और उत्तराखंड का चमोली लकड़ी का रम्माड़ मुखौटा, बिच्छू बूटी कपड़े, काला भट्ट और बुसांग बुरांस और अन्य हालिया जीआई टैग है। मंडुआ मिलेट और झंगोरा मिलेट, लाल चावल है और चौलाई है, पहाड़ी तूल है, गहत की दाल है, रामनगर लीची है, माल्टा फल है, रामगढ़ नैनीताल आड़ू है, अल्मोड़ा लखौरी मिर्च है, बेरीनाग चाय है, लखाई है, मोमबत्ती है, कुमायूं और रंगवारी पिछोड़ा है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज वाले होमोनेलेडी, ये क्या है, होमोनेलेडी समुदाय अपने संबंधियों के शव को दफनाते होंगे और गुफा में नक्काशीदार अद्भुत प्रतीकों को उत्कीर्ण करते होंगे, इन साक्ष्यों के अनुसार इनकी खोज हुई है। और अगला है महिला उधवर, तमिलनाडु के मंदिरों ने महिला उधवरों की नियुक्ति की है। उधवर मंदिरों में तिरुवल ग्रंथ से भगवान शिव के स्तुति गान में व्यवहारत रहती है। और अगला है बाली यात्रा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एशिया के सबसे बड़े बड़े मुक्तकाश वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर हुई। यह मेला प्राचीन कलिंग साम्राज्य से शुरू होने वाली साहित्यिक सामुद्रिक यात्राओं के गौरव को याद कराने के अवसर होता है। और अगला देखें तो यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार, ये बेंगलुरु स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्साय पुरस्कार प्रदान किया। इसे दुनिया में सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल किया गया है। कहाँ का? बेंगलुरु का। अगला है अभिलेख पटल, तो अभिलेख पटल इंटरनेट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ में मध्यम और इसके डिजिटल संग्रह पर पहुंचने के लिए फीचर्स परिपूर्ण एक वेब पोर्टल है। एनआईए एक पहल है, इसका उद्देश्य भारतीय अभिलेखी रिकॉर्ड्स को सभी के लिए उपलब्ध कराना है। अगला है वर्चुअल जतन, वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर। वर्चुअल जतन ये भारतीय संग्रहालयों के लिए डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटिंग के साथ डिजिटल ऑब्जेक्ट के प्रबंधन की सुविधाएं प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 से ज्यादा भारतीय पुरावशेष वापस किए हैं। भारत में आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि हस्ताक्षर किए गए। इस पुरावशेषों को मूल देशों के वापस करने के एक दूसरे को सहायता करने का प्रावधान किया गया है। और वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित घोषणा पत्र के साथ समाप्त किया गया है। शिखर सम्मेलन में आयोजन संस्कृति मंत्रालय दिल्ली इसी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया था। और है बौद्ध धर्म के बारे में जाने तो उनका जन्म 563 में साक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको निवाड़ की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध से जुड़े हैं लुम्बिनी जन्म स्थान है, बोध गया इनका ज्ञान प्राप्ति है, सारनाथ प्रथम उपदेश है, कुशीनगर मृत्यु स्थल है। बौद्ध धर्म में सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग है, इन्हें मध्य मार्ग भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इनकी बजाय ईश्वर के नैतिक प्रगति पे ध्यान देते थे। हीनयान महत्वपूर्ण बौद्ध
बौद्ध संप्रदाय थे: हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान और अन्य उप संप्रदाय। इसका अर्थ है हीनयान का रूढ़िवादी संप्रदाय, मूर्ति पूजा नहीं करना, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। महायान में इसका अर्थ है महायान वादन और संप्रदाय, बुद्ध और बहुत ईश्वर की विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। थेरवाद ये हीनयान का एक उप संप्रदाय था, क्लेश का अंत था, निर्वाण की प्राप्ति थी, विभाजक थे। और महायान वज्रयान जो था थेरवाद, और वज्रयान जो महायान का था, और ये थेरवाद हीनयान से रिलेटेड था। और बौद्ध संगीतियां देखेंगे। प्रथम जो राजगिरी में अजातशत्रु महाकर्षी में 483 में विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। वैशाली में दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व। कालाशोक और सबकामी अध्यक्ष थे। ये मठी अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ था और धर्म महासंघिका स्थिरवाद में विभाजित हुआ था। पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था 250 में। अशोक मोगलीपुत्र 30 में अमिदपट्टिकम संहिताबद्ध किया गया था। और कश्मीर में चौथा हुआ था 72 ईसा में। कनिष्क में वासुमित्र और बौद्ध धर्म के हीनयान महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। मुख्य बौद्ध साहित्य है सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश का संग्रह है और विनय पिटक इसमें बुद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए महावासी विजीवन के नियम संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या विश्लेषण किया गया है। जैन धर्म के बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में हुई थी। क्रमिक रूप से 24 महान उपदेशक द्वारा है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे और 24वें महावीर थे। 23वें ऋषभ थे और 24वें प्रथम ऋषभ देव थे। 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर थे। जैन धर्म में मुख्य संप्रदाय श्वेतांबर, दिगंबर, अन्य संप्रदाय 20 पंथ, 13 पंथ, स्थानकवासी, मूर्ति पूजा आदि थी। वर्तमान महावीर के बारे में उनका 540 में वैशाली में जन्म हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ त्याग दिया था। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के उपदेश का प्रसार किया था। 72 वर्ष की आयु में उनकी राजगिरी में निगम मृत्यु हो गई थी। जन्म धर्म के सिद्धांत: असत्य नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य पालन करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, संपत्ति अर्जित न करना, 5 महाव्रत थे। जैन धर्म में त्रिरत्न थे: सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता था, लेकिन उनका स्थान जीन से नीचे था। वह विश्वास किया जाता था कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में आत्मा का वास होता है और कर्म के सिद्धांत को माना जाता था और आत्मा के देहांतरण पर मान्यता दी जाती थी। प्रसिद्ध संगीतियां इसमें थी, 2 हुई थी, पाटलिपुत्र में 300 में और 512 ईस्वी में वल्लभी में। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र अध्यक्ष थे और वल्लभी में दिवातिज्ञानी उपलब्धियां थी। इसमें 12 अंगों में संकलित हो गए थे। इसमें 11 अंगों में व्यवस्थित रीति से संकलित किया गया, क्योंकि इसमें 12 अंग लुप्त हो गए थे। और अगला न्यूज नहीं है, अब आपका खत्म हो गया। चलिए खत्म होता है। सब लोग को कांग्रेचुलेसन और रिविजन करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।